नमस्कार। 10th क्लास सामाजिक में हमारा जो चैप्टर चल रहा है संसाधन और विकास, उसका आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि जो संसाधनों के विकास से या जो टेक्निक आ रही है, नई नई टेक्निक विकसित हो रही है या देश के आर्थिक विकास के लिए सभी देश प्रयास कर रहे हैं, इनसे हमारे संसाधनों के प्रयोग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या नई नई टेक्निक आने से या आर्थिक विकास होने से हमारे संसाधनों का ज़्यादा उपयोग कैसे हो रहा है, ये हमें बताना है। तो ये कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर रोज़ ये जो नई वैज्ञानिक उन्नति हो रही है, हर रोज़ जो ये नई नई टेक्निक आती जा रही है, या हर देश एक देश दूसरे देश से ज़्यादा विकास करना चाहता है, तो मैंने पहले ही बताया था भी बिना संसाधनों के विकास नहीं हो सकता। अगर आप विकास ज़्यादा करोगे तो आपको संसाधन की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर देश के पास आज नई नई टेक्निक विकसित हो रही है, हर देश ज़्यादा उन्नति करना चाहता है, तो वजन किस पर पड़ रहा है, संसाधनों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ रही है? जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी विकास, यानी कि जो नई नई टेक्निक वैज्ञानिकों ने खोज निकाली है। नई नई टेक्निक के कारण क्या हो रहा है, उत्पादन बढ़ गया है। पहले हाथों से सामान बनाया जाता था, सामान कम बनता था तो कच्चा माल भी कम लगता था। आज मशीनें आ चुकी है जो दिन के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में सामान बनेगा तो उसमें कच्चा माल भी चाहिएगा, यानी कि संसाधन भी लगेंगे। सामान ज़्यादा बन रहा है तो कच्चा माल यानी कि संसाधन की मांग भी ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा आज हर वस्तु का प्रयोग बड़े स्तर की, जनसंख्या बढ़ रही है तो वस्तुओं की मांग भी अब वस्तु ज़्यादा चाहिएगी तो संसाधनों की मांग भी ज़्यादा होगी। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ एक और नई क्या है कि आज उपभोग की प्रकृति बदल चुकी है। पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति अगर कोई सामान खरीदता है, एक व्यक्ति अगर कोई सामान उसके पास है, जब तक वो सामान उसका बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, भाई उसका प्रयोग नहीं कर सकते, तब तक वो नई चीज़ नहीं खरीदता था। आज का उपभोक्ता कैसा है? आज का उपभोक्ता क्या कर रहा है? आज का उपभोक्ता के पास पहले वाली चीज़ अच्छी हालात में है, लेकिन वो उसको छोड़कर एक उच्च कोटि की वस्तु की मांग कर रहा है। अब नई मांग होगी वस्तुओं की तो ऑटोमेटिक सामान बनेगा तो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी, और कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी तो बोझ संसाधनों पर पड़ेगा। जैसे कि हम एक सिंपल उदाहरण लेते हैं कि बाज़ार के अंदर अनेक प्रकार की गाड़ियाँ, कारें आ रही है और नए नए मॉडल और भी आ रहे हैं। अब जो नया मॉडल आ रहा है उसमें पहले वाली जो कार की तुलना में कोई नई टेक्निक आई है। पहले मार्केट में बिना एसी की गाड़ियाँ आती थी, उसके बाद गाड़ियों में एसी लगना शुरू हो गया। उसके बाद साल 6 महीने के अंदर नई गाड़ी आई, उसके अंदर कोई नया फीचर और डाल दिया गया। अब किसी व्यक्ति के पास पहले वाली जो गाड़ी है वो बिल्कुल नई पड़ी है, लेकिन जो बाज़ार में नई गाड़ी आई है उसके अंदर नया फीचर आ गया। नया फीचर ने उस उपभोक्ता का ध्यान उस ओर खींचा। वो अपने पहले वाली गाड़ी उसकी नई खड़ी है, वो उस नई गाड़ी की मांग करने लग गया। अब नई गाड़ी की मांग होगी तो वो बनेगी तो कच्चा माल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मतलब उपभोग की प्रकृति चेंज हो चुकी है। आज उसके पास पहले वाली चीज़ पड़ी है, फिर वो नई चीज़ की मांग कर रहा है। इससे संसाधनों के ऊपर बोझ पड़ रहा है। उसके बाद बात करें आर्थिक विकास की। आज संसार में आर्थिक विकास में होड़ लगी हुई है। विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगा रहे हैं, परिवहन के साधनों को बढ़ावा दे रहे हैं। अब उद्योग अगर ज़्यादा लगेंगे, अगर परिवहन के साधन ज़्यादा होंगे तो बोझ सीधा किस पर पड़ना है, संसाधनों पर। दूसरी ओर विकसित राष्ट्र क्या कर रहे हैं? विकसित राष्ट्र अपने देश का और ज़्यादा विकास करना चाहते हैं। अब विकास में मेन रोल किसका? संसाधनों का। अब विकास ज़्यादा आप करना चाहते हो
तो उपभोग के लिए आपको संसाधन ज़्यादा चाहिए। जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका ओस से 5 गुना ज़्यादा पेट्रोलियम का उपयोग कर रहा है। अब अमेरिका है तो उसके साथ दूसरे देश पीछे थोड़ी रहेंगे, दूसरे देश भी उसके बराबर लगे हुए हैं। तो इसके कारण वजन किस पर आ रहा है? संसाधनों के ऊपर। तो जो नई नई टेक्निक आई है, विकास में आपस में विभिन्न देशों की जो होड़ लगी हुई है, ये वजन किस पर बढ़ा रही है? संसाधनों के ऊपर। तो ये वास्तविकता है कि इस टेक्निक ने, इस आर्थिक विकास की होड़ ने संसाधनों का ज़्यादा उपयोग किया, संसाधनों पर वजन बढ़ाया है। उसके बाद आगे कुछ MCQ क्वेश्चन देखें हम। जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जैव संसाधन कौन सा है? तो जैव तो वही होता है जो सजीव होता है। तो सजीव तो वनस्पति पेड़ पौधे हैं, जैव संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन तो सौर ऊर्जा है, कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, ये तीनों तो अनवीकरणीय है। नवीकरणीय तो इसमें सौर ऊर्जा है। पुनःचक्रीय संसाधन होता है कौन सा? जिसका हम बार बार यूज कर सकें। तो धातु, क्यों? धातु पिघलाने पर पानी बन जाती है, उससे हम और चीज़ बना सकते हैं। बाकी जीवाश्म ईंधन, चट्टानें, इनका हम बार बार यूज नहीं कर सकते। धातुएं जितनी भी, सोना है, सोने से एक बार आपने कोई चीज़ बनाई, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आई, तो उसी सोने को पिघलाकर और चीज़ बनाई जा सकती है। तो धातुएं पुनःचक्रीय हैं। राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण देना है। तो राष्ट्रीय संसाधन देश की सीमा के अंदर कोई भी संसाधन है वो राष्ट्रीय है। तो ये सारे खनिज, जल संसाधन, पेड़ पौधे, वन्य जीव, देश की सीमा में जो भी संसाधन होता है ना, वो राष्ट्रीय होता है। तो ये सारे देश की सीमा में है, राष्ट्रीय है। भंडार कौन सा संसाधन होता है? भंडार वो संसाधन है जिसके विकास के लिए उपयुक्त टेक्निक की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई भी संसाधन है बिना टेक्निक के विकसित नहीं हो सकता। तो संसाधन को विकसित करने के लिए टेक्निक चाहिए। भंडार वो संसाधन है हमारे पास जिसका मैंने आपको उदाहरण बताया था, पानी वाला, कि जैसे पानी है, पानी क्या है? 2 गैसों का मिश्रण। पानी को हम साइंस में आपने पढ़ा होगा, पानी को आप H2O कहते हो। H2O क्या है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या है? 2 गैस हैं। यानी कि पानी क्या है? 2 गैस हैं। 2 गैस कौन सी? जो जलती है या जलने में मदद करती है। तो जो चीज़ जलेगी वो ऊर्जा देगी। आज हमें ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज हम ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम से प्राप्त कर रहे हैं, वो अनवीकरणीय है। तो जल है, पृथ्वी के ऊपर 2/3 पानी है। पानी की कमी नहीं है। पानी की कमी नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इन दोनों गैसों को अलग करने की टेक्निक नहीं है हमारे पास। तो ये बात ये पूछ रहा है, भाई भंडारण को विकसित करने के लिए क्या चाहिए, टेक्निक चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। रियो डी जेनेरो में जो शिखर सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन के लिए या प्रदूषण के लिए, 1992 में हुआ था। ये ब्राज़ील के अंदर है, रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ, जहाँ पर ब्राज़ील में, जहाँ पर ओलंपिक गेम भी हुए थे। निम्नलिखित प्रदेश में खनिजों के प्रचुर भंडार हैं। तो खनिज हमारे जो पठारी बाग है, जितना भी, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तीनों राज्यों में बहुत ज़्यादा खनिज हैं। हमारा साझा भविष्य नामक पुस्तक का संबंध किससे है? संसाधनों के संरक्षण से। कैसे हम संसाधनों को बचाएं। भारत में निम्न भूवक क्षेत्र बारहमासी नदियों के प्रवाह को निश्चित करता है। बारहमासी नदियाँ, जिन नदियों में पूरे 12 महीने पानी चलता है, पर्वतीय भाग, पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ हैं, जो हिमालय पर्वत से नदियाँ निकलती हैं, उनमें 12 महीने पानी आता है। वर्षा ऋतु में वर्षा का, फिर जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है तो उसका पानी आता है। भारत में कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कृषि होती है? मैदानी भाग में सबसे ज़्यादा कृषि होती है। किस क्षेत्र में खनिज सबसे ज़्यादा है? पठारी भाग में खनिज सबसे ज़्यादा है। हमारा पठारी भाग है उसमें खनिज सबसे ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन करोगे आप। और जो
10 MCQ हैं, यहाँ तक 10 क्वेश्चन आप राइट करोगे। यह आज का काम है आपका। धन्यवाद।